अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। आज हम तारीखी नौइयत के हस्पताल गुलाब देवी के अंदर मौजूद हैं जो 1934 में कायम किया गया। 1934 में एक हिंदू पंडित लाला लाजपत राय जो कि उस वक्त लैंडलॉर्ड भी थे, उनकी बीवी जिसका नाम गुलाब देवी था वो टीबी के मर्ज़ की वजह से इंतकाल कर गई। उसके बाद उसकी याद में लाला लाजपत राय की जानिब से 1934 में एक यूनिट का जो संग बुनियाद रखा गया जो कि 50 बिस्तर पर मुश्तमिल था और उसके बाद आज ये 50 एकड़ पर मुश्तमिल एक बड़ी इमारत में तब्दील हो चुका है। हस्पताल के अंदर मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, वसाइल भी हैं और जो मरीज़ हैं और इंतज़ामिया हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का आपको दौरा करवाएंगे, जो अथॉरिटीज़ हैं, हुक्काम हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एक ऐसा अस्पताल जो कि 100 साल तकरीबन इसकी उम्र है होने को है, आज उनको किन मसाइल का सामना है। तो आइए अस्पताल का विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये गुलाब देवी अस्पताल जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टीबी के हवाले से अस्पताल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये चाह रहे थे ज़रा आप इसकी बता दें हमें, इसकी थोड़ी हिस्ट्री, उससे हम आपसे समझना चाह रहे हैं, और दूसरा जो मसाइल हैं उसके हवाले से हमसे बात करना चाह रहे हैं। कब ये हॉस्पिटल जो है बनाया गया था और कितना, मेरा ख्याल कोई 90 ईयर्स इसको हो गए बने हुए। आपने ठीक कहा कि हमारी उम्र तकरीबन 90 साल हो गई। ठीक है। जैसे आपने कहा कि इसका आगाज़ ऐसे ही हुआ था कि ये औरतों के टीबी के हॉस्पिटल के तौर पे इसको शुरू किया गया था। असल में इस एरिया के एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे लाला लाजपत राय, उनकी वालदा गुलाब देवी का इंतकाल हो गया टीबी की वजह से, इसलिए उन्होंने उनकी याद में औरतों का टीबी का अस्पताल। ये किस सन में बनाया गया था? 1934 की बात है। 1934 में, यानी तकरीबन 100 साल होने वाले, 90 साल, 9 दिहाइयाँ हम गुजार चुके हैं, हम 10वीं दिहाई में दाखिल हो गए। तो उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो इसमें 50 बेड्स थे, 50 बेड, और ये औरतों का ही अस्पताल था टीबी। और अब इसमें कितने बेड्स हैं? अब इसमें 1500 बेड्स, 50 बेड्स का जो जाते हैं 1500 बेड्स पे चला गया। 50 का बेड्स का जो अस्पताल है ये 1500 बेड्स पे चला गया, और ये सारे का सारा सफर पाकिस्तानियों ने तय किया हुआ। ठीक है। इसमें पहले औरतों का टीबी का इलाज होता था, फिर उसमें मर्दों को शामिल किया गया, फिर चेस्ट की बाकी बीमारियों को किया गया। 80s में हमने देखा कि बहुत से मरीज आ जाते हैं गांव से और देहातों से, उनको पता भी नहीं होता कि वो दिल के अमराज का शिकार है, लेकिन वो यहाँ आते हैं, तो उसके लिए फिर हमने दिल का शोबा भी शुरू किया। अब हमारा कार्डिक सेंटर भी यहाँ पर आपने शुरू कर दिया, पीआईसी के टाइप जो है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास वही फैसिलिटीज दे रहे हैं जो हमारे पास मुकम्मल स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा ये शोबा है, जिसमें एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टी, स्ट्रेस टेस्टिंग, एको, बल्कि सेम डे हम एको करके मरीज को भेजते हैं। हमारा ये क्लेम है कि हम सेम डे आमतौर पर एको कर देते हैं। तो उसके अलावा कार्डिक सर्जरी, ये सारे शोबे हमारे पास दिल के पूरे काम कर रहे हैं। शुगर सेंटर भी आपने बनाया? हाँ, शुगर सेंटर बनाया। उसके बाद फिर हमने इसमें सारे मेन शोबे शामिल कर लिए, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ENT, आई, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, ये सारे शोबे हमारे पास काम कर रहे हैं। यानी ये तो एक पूरा पैकेज है। हम ये समझते थे कि शायद जिस तरह लोगों के तासुर ये पाया जाता है कि गुलाब देवी जो है सिर्फ टीबी का अस्पताल, आप बता रहे हैं कि इसमें कार्डिक सेंटर है, इसमें शुगर सेंटर है, तो थोरेसिक सर्जरी है और दीगर शोबे जो वो भी कायम किए गए। तो इसका मतलब है कि पूरा पैकेज है ये पूरा अस्पताल। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैकेज है। और इसमें आप इसके मायार का ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें 23 के करीब हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करा रहे हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पीजी ट्रेनिंग्स भी है आपके पास? हाँ, इसमें 11 वो शोबे हैं कि जहाँ पे हम पाकिस्तान की जो बड़ी ट्रेनिंग है जिसको FCPS कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह FCPS की ट्रेनिंग भी हम 11 मेन शोबों में करवा रहे हैं। उसमें मेन मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ये सब शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये यहाँ पर देखा, ये आप कायदे आज़म के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ये तो हमें ज़रा दिखाइएगा। ये जी हमें ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि 47 में अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और सितंबर में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, बेगम हमारी फातिमा जिना, मैडम फातिमा जिना, बेगम राना लियाकत अली खान, ये सब यहाँ पे एग्जैक्ट वही डॉक्यूमेंट है, ये वही उनके हाथ का लिखा हुआ है जो हमारे पास असासा है। आई विजिटेड द गुलाब देवी हॉस्पिटल विच इज़ नॉट टेंडिंग टू द रिफ्यूजीज। उन्होंने डेट आगे लिखी है 6th of November 1947। आगे तारीफ की है, those who are working here deserve our thanks।
आज बिल्कुल 1934 के अंदर इस बिल्डिंग को बनाया गया था, उसके बाद मुख्तलिफ मराहल के अंदर इसके ऊपर काम होता रहा है। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव गुलाब देवी अस्पताल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हामिद हसन, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा 2005 में यहाँ पर क्या ये दोबारा इसको इस ब्लॉक को बनाया गया था, रेनोवेट किया गया? ये ओरिजिनल बिल्डिंग थी, जिस जगह हम खड़े हैं वो इस जगह थी, लेकिन जब हमरा आर्ट काउंसिल का एक हॉल गिरा तो उस वक्त गवर्नमेंट ने सारी पुरानी बिल्डिंग्स को चेक किया, इसको डेंजरस करार दे दिया, तो इसको गिरा के फिर हमें दोबारा बनाना पड़ा। ये पुरानी बिल्डिंग यहाँ से हमें डिमोलिश करनी पड़ी, फिर नई बिल्डिंग ये 2005 में हमारे इन डोनर्स ने बनाई। इसमें अब नया भी लगा हुआ है और पुराना जो ओरिजिनल बिल्डिंग पे जो प्लाक लगा हुआ था महात्मा गांधी साहब का जो इनॉग्रेशन प्लाक था वो बाहर बिल्डिंग पे लगा दिया गया। चलें वो भी देखते हैं। और दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो आपको ये है कि आपका बजट कम हो गया है, जितने डोनेशंस आपको चाहिए, जितना बजट आपको चाहिए वो नहीं मीट आप उसको कर पा रहे। नए शोबे आपने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जारी बात है बजट होगा तो आप उसके ऊपर रह के काम करेंगे। कोई कितना खसारा है? कोई 1 अरब को 150 करोड़ के करीब खसारा है आपको या इससे ज़्यादा खसारे का? हमारा जी टोटल जो बजट है वो 2 अरब हमारा टोटल बजट है। ठीक है, उसमें 50 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स आती हैं। गवर्नमेंट दे रही है अभी आपको अभी ग्रांट? गवर्नमेंट की ग्रांट से हमें पिछले साल से हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही है? गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, पिछले साल भी नहीं आ सके और इस साल भी अब पहला जो वो है क्वार्टर वो गुजर रहा है, लेकिन हमें अभी तक ग्रांट के लिए हम कोशिश में हैं। गवर्नमेंट जो है अभी तक पैसे नहीं दे रही। 50 करोड़ गवर्नमेंट आपको देती है लेकिन वो नहीं दे रही। ये देखिए, ये वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। इसको जो कि मार्बल का है, हम इसको ओपन बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने इसका इफ्तिताह किया था 1947-34 के अंदर। जुलाई को जो ये भी हिंदी में वही लिखा हुआ है जो ये वही प्लेट है, ये वही ओरिजिनल प्लेट है जी। ये मुख्तलिफ हम इसमें इस दीवार पे भी लगाई, अब इस दीवार, ये चूँकि मार्बल है इसको हम फ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। कोई 90 साल पहले ये इमारत जो है बनाई गई थी और महात्मा गांधी जो कि फाउंडर हैं भारत के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और ये उसी वक्त की नेम प्लेट जो यहाँ पर लगी हुई है इफ्तिताह के मौके पर जो लगाई दी गई थी। और ये जब भी नई बिल्डिंग बनाते हैं, रेनोवेट करते हैं तो वापस उसको उठा के उसकी जगह के ऊपर लगा देते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते या नए सिरे से नहीं बनाते, वही वाली जो है वो लगा देते हैं। तकरीबन 90 साल पहले 17 जुलाई को जो है 1934 के अंदर इसका इफ्तिताह किया गया और 1947 में एक बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था ये गुलाब देवी अस्पताल का। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि उनके डॉक्यूमेंट, उनके हाथों की लिखी हुई तहरीर वो भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये लेबॉर्ट्री जो आप बता रहे हैं वो कितनी फुल फ्लैज है? कि टेस्टिंग की पूरी कैपेसिटी आपके पास मौजूद है? जी हाँ, अस्पताल में जहाँ तक तो टीबी का ताल्लुक है हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सारी है। टीबी को तो समझा जाता है ना कि जो टीबी का डिपार्टमेंट है वो आपका फेस है, पूरी उसमें सारी सहूलतें हमारे पास हैं। इसके अलावा जो एंजियोग्राफी का जो हमारी लैब है उसमें भी मुकम्मल सहूलतें, यहाँ तक कि जो एमरजेंसी एंजियोग्राफीज़ हैं वो भी हमारे पास रूटीन में होती हैं, चाहे रात को है या शाम को है। टीबी का हम समझते हैं कि टीबी का स्पेशल है, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि कार्डिक सेंटर जो है वो भी बना दिया गया है और शुगर सेंटर जो वो भी काम कर रहा है, तो अभी चलते हैं उसका विजिट करते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं जो गुलाब देवी अस्पताल के अंदर कार्डिक सेंटर शुरू किया गया, वहाँ पर ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि एक ऐसे अस्पताल में जिसको टीबी के हवाले से स्पेशलिस्ट समझा जाता है और वहाँ पर एक कार्डिक सेंटर है जो कि फुल फ्लेज काम कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर हामिद हसन में बता रहे थे कि यहाँ पर तमाम दिल के हवाले से जो अमराज उनको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कार्डिक सेंटर में कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रहे हैं? कार्डिक सेंटर जी हमारा, हम क्लेम करते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। यहाँ पे कार्डिक रिलेटेड जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं इस सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। एक स्कैन, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं आप, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। स्कैन के अलावा हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, एंजियोग्राफिक्स कर रहे हैं, एकोकार्डियोग्राफिक्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो इन्वेसिव या इंटरवेंशनल एंजियोग्राफी है उसमें वेल्व चेंज कर देते हैं। पाकिस्तान में हमारा सेंटर तीसरा सेंटर है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। ये कब आपने एस्टैब्लिश किया यहाँ पर? ये किया है 5 महीने पहले। ठीक है, जहाँ उसको टावी कहते हैं। तो इसके लिए कितना बजट आपको चाहिए होता है? उसमें जी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हर पेशेंट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। जब एक पेशेंट का हो जाता है तो फिर उसका वो नए सिरे से हर पेशेंट के लिए, ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर नहीं हो जाता? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और नए प्रोसीजर हैं जो मुल्क में शुरू हो रहे हैं, उनको अपनी एक्सपर्टीज के हमारे पास होनी चाहिए। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जान ही इस तरह बचती है, उनके लिए तो इसके लिए भी कोई लंबी लाइनें, कोई लंबी लिस्टें आपकी लगी होती हैं इसमें? जी हाँ, अभी चूंकि ये प्रोसीजर शुरू हुए हैं, पाकिस्तान में भी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 3 सेंटर कर रहे हैं, तो इसकी लिस्टें लोगों को भी इसके बारे में नो हाउ ज़्यादा नहीं है। हमारे पास जी वैसे तो इसमें कोई 80 बेड्स से ज़्यादा हैं हमारे, लेकिन आजकल हम 80 बेड्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से हम ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। वैसे हमारे यहाँ पे बेड्स कोई 200 के करीब हमारे बेड बन जाते हैं जब हम पूरा इसको
کتنی کیپیسٹی آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں, کہاں تک لے جا یہ ہم 200 تک ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اتنا ابھی آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ 200 بیڈ تک ہمارا بجٹ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے, ملک کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو ہمارا بجٹ اسی سے ریلیٹڈ. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجٹ کا ہی ہے کہ پیسے نہیں, کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پیسے نہیں. وہ 150 کروڑ کا خسارہ اس وقت گلاب دیوی اسپتال کو, اگر اتنے پیسے ان کے پاس ہوں تو یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی بھی یہ بہت کھینچ کے چل رہے ہیں اور بہت مشکل سے چل رہے ہیں. اگر اسی طرح ڈونیشنز کم ہوتی رہیں تو ان کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اور ٹی بی کے حوالے سے نہ صرف اسپیشلسٹ ہے اور بھی بہت سارے شعبے اب یہاں پر شروع کر دیے گئے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. آج بالکل یہ گلاب دیوی اسپتال کی مین لیبارٹری ہے جہاں پر ٹی بی کے ٹیسٹ جو ہے وہ سارے کیے جاتے ہیں. 2-3 حصے ہیں اس لیبارٹری کے. ایک حصے کے اندر جو بلڈ ٹیسٹ ہیں, بیسک ٹیسٹ ہیں جو سارے وہ کیے جاتے ہیں. اور یہ ٹی بی کے حوالے سے مخصوص یہ لیبارٹری ہے جو بھی ہمیں پروفیسر صاحب دکھائیں گے کہ یہاں پر ٹی بی کے حوالے سے, کیونکہ اسی ٹی بی کے حوالے سے یہ اسپتال جو ہے جانا جاتا ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کس طرح کی سہولیات جو ہے ٹی بی ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہاں پر فراہم کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کون کون سے ٹیسٹ یہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ جو لیبارٹری ٹی بی میں جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جرثومہ نظر آ جائے. اگر جراثیم ہو تو ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے, نہ ہو تو پھر عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس کو دیکھنے کے لیے مختلف لیولز کے ٹیسٹ. کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس؟ ہم تو جی یہاں روز سال میں ہزاروں میں ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ایگزیکٹ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گے, لیکن اس میں اندر ہے ڈاکٹر صاحبہ. چلو, اس کی جو ہیڈ ہے جی وہ ہماری پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, مائکرو بایولوجسٹ. بڑا امپورٹنٹ ہمارا سیکشن ہے جہاں تک اگر ہم ٹیوبرکلوسس کو دیکھیں, کیونکہ ٹیوبرکلوسس کو پکڑنا تشخیص بہت امپورٹنٹ ہے. تشخیص بیس کرتی ہے کہ آپ جراثیم کو تلاش کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. تو یہاں ڈیلی بنیادوں پہ تقریباً 200 سے 250 ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی بی کے حوالے سے مخصوص کیے جاتے ہیں. اسپیشلائز ٹیسٹ جو ہیں 200 سے 250 کیے جاتے ہیں. ان کا روز کی بنیاد پہ اتنے مریضوں کو ڈائگنوز. ایڈمٹ پیشنٹ بھی اسی میں ہیں جو آؤٹ ڈور میں آتے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر, ایمرجنسی کے اندر. جی میجورٹی اس میں آؤٹ ڈور کی ہے, لیکن ایڈمیٹڈ کا بھی اس میں شامل. کتنا کاسٹلی ہوتا ہے ایک ٹیسٹ؟ ٹیسٹ کی کاسٹ مریض سے کتنی کرتے ہیں؟ تقریباً ایک میں جو اسمیئر ہے وہ 200 کے راؤنڈ بورڈ ہوتا ہے, اور جو ہمارا ایپی کلچر ہے وہ 1100 روپے کا, لیکن جو ہم فری کر رہے ہیں آلریڈی سب کا. جین ایکسپرٹ ہمارا پڑتا تو ہے 3000 کا, لیکن ہم سب پیشنٹ کی فیسلٹی کے لیے آلریڈی سارا فری کر رہے ہیں, یہ ہم فیسلٹی دے رہے ہیں. کتنے ٹیسٹ یہاں پر کرتے ہیں آپ لوگ؟ تقریباً ہمارے 250 کے راؤنڈ بورڈ ہو جاتے ہیں, جس میں جین ایکسپرٹ ہمارے روٹین میں آ رہے ہیں 70 سے 80, اور اس میں ہمارے اسمیئر جو آ رہے ہیں تقریباً 60 کے راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں, اور جو اوپر ہمارا کلچرز ہے اور کنسنٹریشن میتھڈ ہے تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے. کبھی کہ ایسا ہوا نہیں کہ کبھی کسی کو ریفیوز کیا. اگر کوئی لیٹ کمر آتے ہیں تو نیکسٹ ڈے وہ آ کے ہمارے پاس ان ہوتے ہیں اور ہم ان کا روٹین میں کرتے ہیں, کسی کو سلپ نہیں کرتے. مشینری آپ کے پاس پوری ہے؟ ہاں جی, مشینری ہمارے پاس پوری ہے, اور ہمارے پاس یہ ہمارے پاس فلوروسنٹ مائکروسکوپس ہیں, وہ ہمارے پاس روٹین کی مائکروسکوپ ہے, اور یہ ہمارا ادھر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو جین ایکسپرٹ ہے ہمارا. یہ جین ایکسپرٹ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ سارے جین ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ ہماری جین ایکسپرٹ کی یہ مشینریز ہیں, یہ ہمارے یہاں کے انچارج ہے جین ایکسپرٹ کے. جین ایکسپرٹ کے بارے میں یہ بتائیں گے. یہ کیا ہے جی ٹیسٹ؟ جین یہ جو ٹیسٹ ہے یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا پی سی آر ٹیسٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے پیشنٹ کی کنفرمیشن میں ہمیں 2.5 سے 3 ٹی بی کے حوالے سے ہے, ٹی بی ڈائگنوز کرنے کے لیے پہلے 2.5 سے 3 مہینے لگ جاتے تھے. اب ہم 2 گھنٹے میں ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو یہ والی نہیں یہ والی دوائی دینی. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً ہمارے پاس 2000 سے 2200 ٹیسٹ پر منتھ فری لگ رہا ہے, کسی قسم کے کوئی چارج نہیں لیتے, اور جو کارٹریج ہیں ہمیں WHO پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اس میں ابھی کیپیسٹی اور بڑھانے کی ظاہری بات ہے گنجائش تو ہوگی آپ کے ہاں پاس؟ بالکل کیپیسٹی ہے, وہ جیسے پیشنٹ بڑھے گا اسی حساب سے ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری مشینیں ایک ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا الگ الگ رکھی ہیں؟ سر 2 تھوڑی ویریشن ہے. ایکچوئل تو ایک ہی ٹیسٹ ہے, لیکن اس میں تھوڑی ویریشن ہو سکتی ہے. جیسے صرف ایک دوائی کے لیے ہے یا 10 دوائیوں کے لیے ہے, تھوڑی ویریشن ہے, لیکن ٹیسٹ ایک ہی ہے بیسیکلی. آج بالکل مختلف ٹیسٹ یہاں پر کیے جاتے ہیں, اور یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ 250-300 لوگوں کو یہاں پر کیٹر کیا جاتا ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کسی کو ریفیوز نہ کریں, لیکن جتنا لوڈ ہے, جتنے پیشنٹ ہیں, ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت بھی یہاں پر ہوگی. اور یہی جیسے کہ ڈاکٹر پروفیسر حامد حسن ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں اگر بجٹ جو ہے ان کے مسائل جو ان کو پیش آ رہے ہیں اگر وہ کم ہو جائیں, بجٹ کے مسائل جو ان کو کلیئر کر لیا جائے,
تو یہ اس کو اور بھی زیادہ صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ٹی بی کے مریضوں کی دو قسم کی تشخیص ہمیں چاہیے ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ٹی بی ہے یا نہیں ہے. دوسرے پھر ٹی بی میں کچھ ٹائپس ایسے آ گئی ہیں کہ جن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت اسپیشلائز میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم کلچر کرواتے ہیں. اگر روٹین میں ہم کلچر کروائیں تو 1.5 مہینہ 6 ہفتے اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن ان مشینوں پہ یہ 2 گھنٹے کے بعد ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے سوٹیبل میڈیکیشن یہ ہے. جو مین دوائیاں اس پہ افیکٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. ایک تو ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہے, 2 گھنٹے میں آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت بہترین ہے. اور اس میں ہمیں WHO نے, پاکستان جو ہماری ٹی بی کنٹرول ہے, انہوں نے بھی اس میں ہماری مدد وہ باقاعدہ کرتے ہیں. ہم گلاب دیوی اسپتال کے اندر جو مین لیبارٹری ہے وہاں پر موجود ہیں, جہاں پر ہیماٹولوجی کے متعلق تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ تمام کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر جو جدید مشینری وہ یہاں پر رکھی گئی ہے, جہاں پر آنے والے جو مریض ہیں روزانہ کے بنیاد پر نہ صرف جو داخل مریض ہیں ان کے جو آؤٹ ڈور سے آتے ہیں, باہر سے پیشنٹ آتے ہیں, ان کی بھی ٹیسٹنگ یہاں پر کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہاں پر کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس اس ٹیسٹنگ کی؟ سال میں ہم نے ایک دفعہ اندازہ کیا ہے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ سال میں کیے جاتے ہیں. ٹوٹل 5 لاکھ سے زیادہ ایک سال کے اندر؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی کیپیسٹی ہے. اس میں ہم نے کوالٹی پہ کافی زور دیا ہے کہ کوالٹی ٹھیک ہو کوانٹٹی سے زیادہ. لیکن میٹری وہ کرتی ہے, اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, پیشنٹ کو مرض ہے نہیں تو وہ آ جائے, یا غلط تشخیص اگر ہے تو وہ آ جائے, کہ نہیں ہے تو وہ غلط تشخیص سے بڑے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں. یہ غلط علاج ہو جائے گا, دونوں میں سے گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے لیے ہم نے 2 طریقے. ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ سٹاف کو ہم کوالیفائڈ رکھیں, جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو رکھا جائے. دوسرا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہو وہ آٹومیٹڈ ہو, تاکہ ہیومن ایرر کی گنجائش جو ہے وہ اس میں نہ رہے. آٹومیشن میں رزلٹ ہو, آٹومیشن میں رپورٹ آئے, وہ پھر اس کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو غلط. آٹومیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہیڈ کرتے ہیں اس لیبارٹری کو. کیا صلاحیتیں یہاں پر آپ کے پاس, کیا کیپیسٹی ہے, تھوڑا اس حوالے سے بریف کیجیے. دیکھیں ہماری جو لیب ہے, ہم جو ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بلڈ بینک ہے, یہ مین لیب ہے. مین لیب میں بھی یہ ہیماٹولوجی سیکشن ہے, آگے کیمیکل پیتھولوجی سیکشن ہے, آگے جو ہے وہ مائکرو بایولوجی سیکشن ہے, PCR ہے, الگزا ہے, ایمونالوجی ہے, یہ سارے سیکشن ہیں. ٹھیک تو ہے. اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے جو اکوپمنٹ ہے وہ لیٹسٹ ہو. اور ہمارا ورک لوڈ جو پہلے 2-3 لاکھ سال کا ہوتا تھا, آپ کوئی 8 لاکھ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. 8 لاکھ سالانہ پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی جی, وہ اتنا ورک لوڈ ہے. اور ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے, BSc ہے یا وہ ٹیکنیشین ہے, وہ سٹاف ہے. اور ہیلتھ کیئر کمیشن کا ہمارا وزٹ ہوا تھا, ہمارے بلڈ بینک کے اور لیبارٹری کے 100% مارکس, یعنی کہ 100% ہماری پرفارمنس سے ہیلتھ کیئر کمیشن نے مطمئن ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اوور آل ہاسپٹل کے 98.57 تھے اور اس کے 100% تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہیماٹولوجی میں یہ ہمارے پاس ہے, اس میں کوئی 250-300 سیمپل ڈیلی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک مشین جو ہے تو 1-1.5 منٹ میں پورے یہ ایک مریض کا ٹیسٹ پورے وہ دے دیتی ہے. یہ دیکھیں بیس لائن پوری نکال دیتے ہیں. بیس لائن پوری ہوتی ہے. یہ آٹومیٹک کام کر رہی ہے. یہ آٹومیٹک کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا سارا جو ورک ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو ہے, کہ وہاں سے ریکویسٹ آتی ہے, ہم پرفارم کرتے ہیں, اور اس کے بعد سیمپل ریزلٹس فیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آٹومیٹکلی وہاں وارڈس میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو مشینری یہاں پہ لگائی گئی یہ کس لیے؟ یہ کیمسٹری انالائزر ہے. یہ فلی آٹومیٹک ہے. ایٹ اے ٹائم آپ 86 سیمپل اس میں رکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ جو چل رہی ہے یہ خود ہی بخود سیمپل اٹھائے گی, ریجنٹ اٹھائے گی, پروسیس کرے گی, اس کا رزلٹ آئے گا, اور رزلٹ جو ہے وہاں ڈسپلے ہو جاتا ہے. یہ فلی آٹومیٹڈ ہے. فلی آٹومیٹڈ. آپ یہاں دیکھیں گے یہ موسٹ لیٹسٹ ہے مشین ہے. یہ لیٹسٹ, بلکہ ایک اور مشین ابھی پائپ لائن میں ہے, اس کے ڈونر نے پیسے ہمیں دے دیے, وہ انشاءاللہ ودن 2 ویکس اویلیبل ہوگی. پھر ہماری کیمسٹری انالائزر جو ہے 2 ہو جائیں گے.
اور یہ کیا ہے؟ یہ چل رہی ہے ابھی مشین کے نہیں؟ ہاں یہ چلتی ہے، یہ امینو اینالائزر ہے، امینو کیمسٹری جو ہوتی ہے اسی پہ اسپیشل کیمسٹری ہو رہی ہے۔ یہ جو مشین ہے یہ کافی مطلب لیٹسٹ مشین ہے، وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی یہ مشین ہے اچھا، جو ہم نے یہاں پلیس کی ہوئی۔ ہاں جی بالکل، یہ دیکھیں گلاب دیوی اسپتال کے اندر یہ جدید مشینری کے ساتھ یہاں پر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں پیشنٹ جو ان کو یہاں پر کیٹر کیا جاتا ہے، لیکن جو بجٹ کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر ان مسائل کو حل کیا جائے تو گلاب دیوی اسپتال انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اور بھی بہتر طریقے سے اور بھی زیادہ مریضوں کو یہاں پر علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ تقریباً 150 کروڑ روپے اگر ابھی ان کو جو ہے اس کا کمی کا سامنا ہے، 2 ارب روپے بجٹ ہے، جتنی یہ سہولتیں دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی وہ بڑا کھینچ کے بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ ان میں 7 کروڑ روپے جو ہیں وہ سالانہ چلے جاتے ہیں، ماہانہ چلے جاتے ہیں سیلریز کی مد میں جو عملہ یہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ جو علاج معالجے کی سہولیت ہے اس کے لیے کم از کم 3 ارب روپے 300 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، جس میں ابھی 150 کروڑ روپے کی ڈونیشنز ان کے پاس آتی ہیں۔ 50 کروڑ روپے گورنمنٹ دیتی تھی لیکن اب وہ تقریباً 1 سال سے نہیں دے رہے۔ یہ گلاب دیوی اسپتال کا ICU ہے، یہاں پر 40 بیڈز ہیں ICU کے اندر رکھے گئے ہیں، جو بہت کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر شفٹ کیا جاتا ہے، اور وینٹیلیٹر کے اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آکسیجن چاہیے اور بھی لوازمات ہیں جو وینٹیلیٹر کو چالو رکھنے کے لیے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کتنے وینٹیلیٹر اس وقت کام کر رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے جی اس وقت ہاسپٹل میں ٹوٹل 40-42 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں جو رننگ ہے، فنکشنل ہیں جی ہاں، کچھ نان فنکشنل بھی ہیں جن کی ریپیئرس کے مسئلے چل رہے ہیں، وہ کافی پرانے وینٹیلیٹرز بھی ہمارے پاس ہیں، ڈسکارڈ ہم بہت کم کرتے ہیں، لیکن پھر وہی چیز ہمارے آڑے آتی ہے، بجٹری پرابلمز جو ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ ICU کے ایک پیشنٹ کتنا بجٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں سر دیکھیں ٹوٹل اب اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا، اسے یہاں تک تو ہم پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کی جو میرٹ ہے وہ یہاں ہے، اس میں ہر قسم کی کمی ہے، اس میں ڈاکٹرز کی کمی ہے، اس میں اسٹاف کی کمی ہے، راؤنڈ دی کلاک آپ نے کوریج دینی ہے، آپ کو ٹرینڈ اسٹاف چاہیے، ٹرینڈ اسٹاف کی کمی ہے۔ تو اس کے بعد ایک بیڈ کے اوپر کتنے ایکسپینس؟ ایک بیڈ کے اوپر اصولی طور پہ ایک اسٹاف نرس موجود ہونی چاہیے۔ ICU کے اندر تو مسٹ ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہو اور نرس جو ہر وقت بیڈس کے اوپر موجود۔ جب اس کی ہم کاسٹ نکالتے ہیں تو ایک بیڈ ہمیں 30 سے 40 ہزار کا پر ڈے پڑ جاتا ہے ایک دن میں، جس میں میڈیسن بھی آ جاتی ہیں، تنخواہیں آ جاتی ہیں، الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، اس کی ایئر کنڈیشننگ، ہر چیز اگر آپ ساری اس پہ ڈالیں، اگرچہ ہم نے نکالی یعنی اگر رف ایسٹیمیٹ 40-42 اگر ایک ہی ٹائم میں چل رہے ہیں تو یہ لاکھوں روپے صرف آپ کو ایک دن کے ICU کے اندر وینٹیلیٹر کو چالو رکھنے کے لیے چاہیے تاکہ جو پیشنٹ اس کے اوپر ہے ان کی نبض چلتی رہے، ان کی سانسیں چلتی رہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ICU کے پیشنٹ کے پاس ICU سے باہر کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سروائیو کر سکے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو بجٹ کی کمی کی وجہ سے ICU میں کوئی وینٹیلیٹر بند کرنے پڑے ہوں گے؟ اس میں بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے کہ بیڈز اگر تھوڑے ہو گئے، ہمارے پاس فیسیلٹی نہیں ہے، ہم پیشنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں، اور ہمیں مثلاً بجٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کو بند کرنا پڑتا ہے، ریفر کرنے پڑتے ہیں۔ جی ہاں، کیسز ریفر کرنے پڑتے ہیں، ہم اپنی اس کی سہولت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس غریب مریض آتا ہے، اس امید کے ساتھ آتا ہے اس کا علاج مفت کرایا جائے، اب اگر ہم نہیں کرتے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر وینٹیلیٹر موجود ہوتا ہے، ICU کے اندر بیڈ فنکشنل موجود ہوتا ہے، لیکن بجٹ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو چالو نہیں رکھ سکتے، اور ان کو پیشنٹ کو یہاں سے صرف اس لیے بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس کو رننگ پوزیشن میں رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، بجٹ کم ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ گورنمنٹ اسپتالوں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وینٹیلیٹرز کی، ابھی ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق کتنے فیصد جو وینٹیلیٹر ہیں وہ غیر فعال ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لی ہے، لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے، یہ تو وہاں ریفر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے جب ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اسی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ICU کے اندر ہم موجود ہیں، 10 بیڈز ہیں، اس کے اندر 10 بیڈز ہیں، اوپر 10 بیڈز ہیں، ایسی 10 کا سیٹ ہے۔ تو ہم نے پہلے یہ مین کمرے بنائے تھے، اب 3 کر کے ایسا ہم نے ان کو یہ ذرا دکھائیں ذرا، یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے۔ یہ وینٹ پہ چل رہا ہے پیشنٹ، یہ پیشنٹ وینٹ پہ چل رہا ہے، یہ وینٹ پہ چل رہے ہیں، یہ سارے اگر ان کا وینٹیلیٹر بند ہو جائے گا تو یہ ان کی اس طرح کی زندگی کی سانسیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بالکل لاسٹ سٹیج ہے ہاسپٹل کے اندر جہاں پر کسی کو لایا جاتا ہے، اور یہ یہاں پر آنے والے مریض ہیں وہ زندگی اور موت کے بالکل بیچوں بیچ ہوتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بیڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جاری رکھنا، اس کو رننگ پوزیشن میں رکھنا، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں لاکھوں روپے یہ سارے مل ملا کے ان کو ملتے ہیں، اور 40 سے 45 ہزار ایک دن کا خرچہ جو ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس پہ 3 گیجٹس یہ لگے ہوئے ہیں، 2 گیجٹ یہ لگے ہوئے ہیں، وہ وینٹیلیٹر چل رہا ہے، وہ مانیٹر چل رہا ہے۔ گیجٹس ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ایک بیڈ پہ یہ تقریباً سارے بیڈس کے اوپر یہی صورتحال ہے۔
सारे बेड्स के ऊपर तकरीबन इसी तरह से ये गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और सारे के सारे रनिंग पोजीशन में हो रही है। इस वक्त डायलिसिस हो रही है। अब इनको पेशेंट ये पेशेंट जो हैं ये वेंट पे भी हैं और साथ वो डायलिसिस हो रही है। कितने आपके पास बेड्स हैं यहाँ पर टीबी वार्ड के अंदर? हमारे जी इस वक्त जो 144 वार्ड का यूनिट है और इसमें हमारे आधे जो पेशेंट हैं वो टीबी के हैं, तकरीबन 80 के करीब। और इस तरह के हमारे 3 यूनिट हैं और सब में इतनी तादाद के अंदर टीबी वाले पेशेंट मौजूद हैं। क्योंकि और इसके अलावा एक MDR जो कि रेजिस्टेंट टीबी, ज्यादा खतरनाक टीबी है, उसका एक वार्ड हमारा अलहदा है और वो पूरे पंजाब से रेफर होकर हमारे पास वहाँ से मरीज आते हैं। तो क्या सहूलियत दे रहे हैं आप टीबी के मरीज को? टोटल ब्लड टेस्टिंग से लेके जो दूसरे टीबी से जी मुतालिक टेस्ट हम हैं? पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के हिसाब से और नेशनल टीबी प्रोग्राम के विजन के मुताबिक, जैसे हमारी जो वज़ीर आला हैं वो बहुत अच्छा इसमें काम कर रही हैं, दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं और टीबी के मरीजों को टेस्ट भी फ्री मिल रहे हैं कि जो रूटीन के टेस्ट होते हैं। लेकिन चूंकि गुलाब देवी के अंदर टीबी का वो मरीज ज्यादा खतरनाक हालत में है, जब उनका फेफड़ा फट जाता है, जब उसमें पीप पड़ जाती है, जब उनको खून के लिए जो खांसी के साथ खून आ रहा होता है और उनको सर्जरी की जरूरत होती है, तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मसला पड़ता है, क्योंकि उनको वहाँ पे एडवांस टेस्टों की जरूरत पड़ती है और उनको फिर ऐसी सर्जरी की या ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि जहाँ पे उनका थोड़ा सा खर्च ज्यादा होता है, तो उस वक्त हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन रूटीन की टीबी जिस तरह पूरे पंजाब में फ्री है, तो वो फ्री दवाइयाँ और फ्री चीजें मिल रही हैं। तो कितना बजट आपको देते हैं इस वार्ड के लिए मखसूस है या सबके साथ ही मिलकर? नहीं, सबके साथ ही है। बजट तो शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, लेकिन जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं वो मरीजों को मिल जाती हैं। लेकिन कभी कभी हमें मुश्किल पेश आती है कि जब उन मरीजों पे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े या उन मरीजों को फिर महंगे इंजेक्शनों की जरूरत पड़े, बिकॉज टीबी के साथ को इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होती है। अमूमन कौन से होते हैं? अमूमन मतलब उसमें उनके नाम है, जैसे सूडोमोनाज एक है। सूडोमोनाज अगर बैक्टीरिया आ जाए तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए इंतहाई डरावना ख्वाब है। उसको ट्रीट भी बड़े महंगे टीकों से करना पड़ता है। इसके अलावा क्लेब्शियला है, मरसा है, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको महंगे टीकों से इलाज करना पड़ता है। वो फिर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं, वो एक अलग सिस्टम है। उनको कैसे अरेंज करते हैं वो अल्लाह ही करता है या फिर मुखैया ज़रात करते हैं। तो जो बजट आपके पास नहीं होता, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो उनको पेशेंट तो आपके पास मौजूद है, जी जी, उसको तो आपने फौरी ट्रीटमेंट देना देना। तो कैसे मैनेज करते हैं? असल में बाद में फिर ये क्योंकि हम चुके हैं क्लिनिशियन, हमारा काम मरीजों का इलाज करना है। हमने तो सिंपल अपने इंतजामों को लिखना होता है जी हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन ये हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि वहां पे भी मुश्किल आता है। वो 150 करोड़ के खसारे में इस वक्त गुलाब देवी अस्पताल। जी 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 जी, ये आपको हमारी इंतजामिया ने बताया होगा। मुझे भी एक्चुअली अभी पता चल रहा है। अगर ये खसारे में तो फिर तो हम दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट से भी और बाकी लोगों से भी कि इसको खसारे को पूरा किया जाए, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है टीबी का। यहाँ पे वो वाले टीबी के मरीज आते हैं जो पंजाब में बाकी जगहों पे खतरनाक टीबी है जिनका इलाज नहीं होता, और अगर ये खसारे में तो खसारा पूरा होना चाहिए। टीबी का नाम आते ही सबसे पहले जहन में गुलाब देवी अस्पताल आता है, और ये टीबी से ये खातून जो है वो वफात पा गई थी जिसके नाम जी पे जी बनाया जी, गया। लाला लजपत राय की ये वालदा थी। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ आप लाइजोन में? बिल्कुल, उसके साथ हम लाइजोन में। वो क्या सहूलत देते हैं? वो हमें ये है कि टीबी के टेस्टिंग जो रूटीन के टेस्ट हैं, वो मतलब स्पूटम हो गया, जीन एक्सपर्ट हो गया, वो हमें फ्री दे रहे हैं, वो हमें दवाइयां फ्री देते हैं। लेकिन इसके बाद अगर टीबी कॉम्प्लिकेट, और MDR के टीबी को दवाइयां फ्री मिलती हैं, लेकिन इसके बाद अगर टीबी कॉम्प्लिकेट कर जाए वो उनके डोमेन से बाहर। जैसे मैं फिर कहता हूँ न्यूमोथोरिक्स एक चीज होती है, पायोन्यूमोथोरिक्स चीज होती है कि फेफड़ा फट गया, पस पड़ गई, पीप पड़ गई, खून आ रहा है। लोग तो उल्टियां बोलते हैं, खून की उल्टियां, लेकिन असल में खांसी के साथ, बलगम के साथ धड़ाधड़ खून आ रहा होता है। उनका जो इलाज करना होता है ना, वो वाकई वहाँ पे पैसे ज्यादा चाहिए और वो फिर हमें ताउन की जरूरत है। खतरनाक स्टेज होती है, बहुत खतरनाक स्टेज होती है। अगर चंद दिनों के अंदर उसका इलाज ना, जैसे चेस्ट ट्यूब है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, अगर ना डालें तो 2-3 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। तो कभी इस तरह हुआ है कि आपने किसी पेशेंट को रिफ्यूज किया हो? नहीं, रिफ्यूज तो, या फिर कहीं ना कहीं से मैनेज कर देते हैं? रिफ्यूजल तो हमारे पास है ही नहीं, अल्लाह कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देता है। आप हैरान होंगे इस बात के, हमारे बहुत सारे डॉक्टर है जेब में पैसे फट के लाए होएगा तो दे दिया जाए, नहीं तो फिर बस अल्लाह की तरफ हो। रिफ्यूजल आज तक हमने कभी किसी मरीज को नहीं किया। तो क्या आप गवर्नमेंट से जो डोनेशन देते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अंदाजा देखना चाहिए कि यहाँ पे कितना हॉस्पिटल में वो लोड है, इवन किसी भी टर्शी केयर से वो मुकाबला कर लें कि जो उनका बजट है उनका हमें मतलब शायद 10% कम ही दे दें, लेकिन इस बजट को देखें और उसके हिसाब से जो भी हमारी इंतजामिया कहती है वो 100% क्लास के साथ कहती है, वो हमें जरूरत है, वो जरूर गवर्नमेंट को देना चाहिए। चलें ठीक है, पेशेंट से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर पेशेंट के इलाज मुआवजे के हवाले से क्या हो रहा है और उनकी क्या इस हवाले से कंसर्न है। जी, आप कब से करवा रहे हैं जी यहाँ पर इलाज? मैं कल इधर एडमिट हूँ, ठीक है। तो बहुत तावन कर रहे हैं, खाना भी 3 टाइम दे रहे हैं। बाकी जो है ये
जो गैस है वो भी लगा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, ये हमसे तावन कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए वो इनसे कार करे, तावन करें। कि हम मरीज उकाड़ा से आए हैं, उकाड़ा से यहाँ पर टीबी के इलाज के लिए आए हैं। टीबी का इलाज भी है, फेफड़ों में बगल में उसके इलाज के लिए आए हैं। तो टेस्ट वगैरह कोई बाहर से करवाने पड़े हैं आपको? नहीं, अस्पताल से ही हो रहे हैं। ठीक है। तो सभी कुछ इन्होंने ही किया है। तो आप लोगों का भी, हुकूमत का भी चाहिए कि वो इनसे प्यार मोहब्बत करें। ये बहुत तावन कर रहे हैं हम मरीजों से, खाने के 3 टाइम दे रहे हैं। तो शिफा मिन जानिब अल्लाह है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज बिल्कुल टीबी का इलाज यकीनी तौर पर महंगा, और जब यहाँ पर फेफड़ों के, सांस के मुख्तलिफ अमराज हैं वो भी मिल जाते हैं, तो फिर ज़रूरी होता है कि जो महंगी चीज़ें हैं, जो गैजेट्स हैं, जो टेस्ट हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा इनको सरमाया जो है फराहम किया जाए। जिस तरह से मुख्तलिफ पेशेंट हैं, ये इनको जिस तरह ऑक्सीजन लगाई गई है, और इसके अलावा और भी आगे पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? फरुखाबाद से। कहाँ से? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से आए? मंडी फरुखाबाद। ठीक है। तो ठीक हो रहा है थोड़ा इलाज? हाँ जी। कुछ चीज़ आपको बाहरों मंगवा दे रहे हैं? हाँ जी, थोड़ी सी मंगाई है। तो टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं कोई बाहर से? हाँ, टेस्ट इधर से ही हो रहे हैं कुछ। ठीक है। मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो मिले हुए हैं। ऑपरेशन हुआ इनका। यहाँ पर और भी पेशेंट हैं, उनसे बात करते हैं जो ऑपरेशन के पेशेंट हैं यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कहाँ से आए जी इलाज के लिए? उकाड़ा से। उकाड़ा से यहाँ टीबी का इलाज करवाने आए? जी। तो वहाँ पे मुकामी तौर पे कोई नहीं सहूलत मिली? नहीं, उधर नहीं थी। मैं बहुत ही बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं इधर आया हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मुझे अद्वियात कोई चीज़ बाहर से मंगवाई है? बहुत ही कुछ भी नहीं मंगवाया, बस जो इसे जो नई चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट सानू दे रही। तो माशाल्लाह मेरा, मैं जैसे बता रहा था कि वो पेशेंट है जो टीबी की खतरनाक स्टेज पे था, इसका फेफड़ा फट गया और उसके बाद हमें ये ऑपरेशन करा के इनको ये बोतल लगानी पड़ी है। ये एक बड़ा ऑपरेशन होता है कि जिसके इसमें फेफड़े के अंदर इनके नाली डाली है। अब ये जो है बोतल बड़ी सादा सी है, तो हमें ये लगानी पड़ी, लेकिन इसके लिए एक चैम्बर होता है जो कि थोड़ा महंगा कॉस्टली है। आइडियली वो होना चाहिए, लेकिन उसमें जो कि बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, सारा कुछ है। जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है वो हमें लगाना है, लेकिन ये टीबी प्रोग्राम के अंदर ये चीजें नहीं आती। ठीक है। अब ये ऑपरेशन बड़ा और इसके फिर इसका जो बाकी खर्चा है वो हमें गवर्नमेंट से ताउन की जरूरत है कि वो हमारे साथ ताउन करें। और क्योंकि गुलाब देवी में सादा टीबी नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड टीबी आती है, ऑपरेशन वाली टीबी आती है। तो ये आपने अपने पास से लगाया? ये हमने अपने पास से लगाया। बजट कम हो तो फिर मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन आइडियली इसको ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए, वो महंगी चीज है। लेकिन बजट की कमी की वजह से आप ये लगा दी और हमने खुद अरेंज करके ये किया, इन्होंने इसका कोई पैसा नहीं दिया। और ये जो पेशेंट है इनकी क्या है? ये भी इनकी काफी ज्यादा एडवांस है, फेफड़े इनके काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और जिसकी वजह से शायद बोलने के भी इस वक्त काबिल नहीं है। तो इनका कोई रिश्तेदार ही बता सकता है कि इनकी क्या कंडीशन है। तो इनको भी कोई गैजेट्स लगाए आपने? इनका जैसे ऑक्सीजन का ही आजकल जी बहुत ज्यादा खर्चा है। फेफड़ा का चूंकि हमारा काम होता है कि ऑक्सीजन खींचना है, जब फेफड़े खराब हो जाएं तो और हमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, फेफड़े ऑक्सीजन ही बना रहे तो मरीज सिर्फ बेचारे ऑक्सीजन के लिए हमारे पास आते हैं। इस सिलसिले में मैं मुखैर हजरात से, गवर्नमेंट से तावन करूंगा कि इनमें से कुछ पेशेंट ऐसे उनकी तशखीस का मसला नहीं है, उनका ऑपरेशन नहीं है। जिस तरह मुझे ऐनक लग गई और सारी उम्र लगनी है, अगर फेफड़े खराब है तो उनको ऑक्सीजन घर में चाहिए जो थ्रू आउट लगी जो सारी उम्र लगनी है, शायद सारी उम्र लगे, वो तो अफोर्डेबल नहीं होती। तो फिर इस सिलसिले में भी वो कुछ बैंक्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं। अगर उस सिलसिले में हमारा एक बैंक बन जाए और मैं मुखैर राज से कहूंगा कि उसमें जमा करवाएं, तो हमारे पास 200 पेशेंट की लिस्ट है और हमारे पास सिर्फ 10 कंसंट्रेटर जो हम घर के लिए दे सकते हैं। और बाकी सारे पेशेंट बार बार हॉस्पिटल आते हैं, उनको टीबी नहीं है लेकिन साथ वाले मरीज से टीबी लगने का डर होता है। हम कोशिश करते हैं मरीज अलग रहें, लेकिन बार के हॉस्पिटल में आने से चेस्ट इन्फेक्शन का डर होता है। अगर उनको घरों के लिए ऑक्सीजन मिल जाए और घरों के लिए कंसंट्रेटर मिल जाए तो बहुत आसानी होगी। ये जब जरूरत हो तब लगती है, थ्रू आउट लगाना नहीं, अब डिपेंड ये करते हैं कि उसके लंग कितने डैमेज हैं। मैं जिन मरीजों की मैं बात कर रहा हूँ उनको थ्रू आउट कम से कम 15 से 19 घंटे एक दिन में चाहिए और कई महीने तक चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो अब जब घर में ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन के बगैर तो बंदा 3 मिनट ही रह सकता है। उनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, बार बार उनको इन्फेक्शन होती है, बार बार एंटीबायोटिक लगती है। तो एक तरह से एडमिट ही रहेंगे ना? एडमिट ही रहेंगे, 19 घंटे ऑक्सीजन पे। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो उनके लिए भी एक बैंक होना चाहिए जहाँ के हम अपने मरीज को रजिस्टर्ड करके उनको घर में ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकें। जो यहाँ पर है उनको तो आप दे देते हैं, लेकिन जो घर में जाते हैं उनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह जो सूरत हाल है, जो जितने पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं
ان کو اسی طرح آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہاں پر رہتے ہیں تب بھی ضرورت ہوتی ہے, اگر گھر میں جاتے ہیں تو تب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے پروفیسر ظہیر اختر میں بتا رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں, جو مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اوور کم ہو سکے اور گلاب دیوی ہسپتال اور بھی زیادہ بہتر انداز میں مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کریں. بالکل اس وقت موجود ہیں گلاب دیوی اسپتال کے سرجری ڈپارٹمنٹ کے اندر. جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پر پروفیسر خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور یہاں پر کیا سہولیات یہ دے رہے ہیں اور ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے میں بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اور سر یہ بتائیے گا کتنے پیشنٹ ہیں آپ کے پاس, کتنے بیڈس کا ڈپارٹمنٹ آپ چلا رہے ہیں؟ یہ ہمارا سرجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے نا 100 بیڈ کا ہے, جس میں ہمارے پاس 50 بیڈ کا سرجیکل یونٹ 1 ہے اور 50 سرجیکل, پھر سرجیکل آئی سی یو ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس ہر طرح کی سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی جو ہمارے پاس بریسٹ سرجری, کینسر سرجری, اس کے علاوہ اپنے پیٹوبیلری سرجری, تھائرائڈ, اسی طرح اپینڈکس اور آنتڑیوں کے آپریشن اور ٹیوبرکلوسس کا چیسٹ ہاسپٹل. ہمارے پاس ابڈومینل ٹی بی کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس آلموسٹ ایوری کائنڈ آف سرجری جو ہے نا آپ دے رہے ہیں. تو یہ تو بہت کاسٹلی نہیں ہوتا سارا کچھ؟ جی سر, یہ بہت کاسٹلی ہے. تو بجٹ کے حوالے سے کیا صورت ہے؟ بجٹ کا یہ ہے کہ جو روٹین کے پروسیجر ہیں ان کا تو ہم مینیج کرتے ہیں, باقی جو دوسرے پروسیجر ہوتے ہیں خاص طور پہ جن میں زیادہ تو اس میں کہ ہمارے مریضوں کو بھی جو ہے تھوڑا سا انوالو ہونا پڑتا ہے. ہاسپٹل کے اپنے ریسورسز میں یا کیونکہ ہمارے پاس ڈونیشن کا پیسہ ہوتا ہے یا زکوٰۃ کے پیسے جو بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں. ہاسپٹل انتظامیہ اپنے لیول پہ جو کر سکتی ہے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے. جی ہاسپٹل انتظامیہ بہت. السلام علیکم باجی. کس مرض سے علاج واسطے آئے ہو؟ تو آپریشن ہو گیا تھوڑا؟ تو کوئی چیزاں باہروں منگوائیاں نے کوئی آپریشن واسطے؟ پہلے ٹیکے منگائے ہوں اپنے کو چارے کرتے پہ. ٹیکے کنے کو مہنگے آئے؟ 2000 باقی سارا آپ ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد نہیں انہوں نے منگایا کوئی چیز. جو وہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں, جو وہ نہیں بہت محنت کی ہے انہوں نے, اللہ ان کو زندگی دے. تعاون بھی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے. وہی اگین کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں مہنگی ہیں زیادہ, جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ منگوا لیتے ہیں اور جو آپ دے سکتے ہیں وہ یہاں پر دے رہے ہیں. یہی صورتحال ظاہری بات ہے, اسپتالوں کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جو زیادہ افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں. السلام علیکم. آپریشن ہو گیا جی آپ کا؟ کس چیز کا آپریشن ہوا ہے؟ میرا پتے کا ہوا. تو آپ سے بھی کوئی چیزیں منگوائی ہیں باہر سے؟ ٹھیک ہے, یہیں پہ سارا کچھ ملا ہے. تو آپ ٹھیک ہیں آپ؟ چلیں اللہ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. یہ جنرل سرجری ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر مہنگی چیزوں کی جو ادویات ہیں, جو گیڈجٹس ہیں, جو آلات ہیں آپریشن کے لیے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں انتظامیہ گورنمنٹ اسپتال کے اندر تو ظاہری بات وہ مینیج کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہیلتھ کارڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہیلتھ کارڈ بھی یہاں پر آپ کا چل رہا ہے؟ جی ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ میں بھی اب جو 50% پیشنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے. پورا نہیں, اس میں پورا نہیں. پہلے تو ہیلتھ کارڈ 100% فری تھا, اس کے بعد پھر 30%, 20%, 20%, 40%, اب 50% پیشنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ دیکھیں اگر ایک آپریشن کے 50,000 یا 40,000 پہ منفی, تو 50%, 23, 24% یہ پیشنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں موسٹلی جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ ورکنگ کلاس یا پور کلاس سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کوئی وہ ویل آف پیشنٹ تو نہیں آتے ایسے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے وہ اس میں سے بھی پھر جو ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے پیمنٹ کرنا. تو یہ ساری جو چیزیں جن کی وجہ سے کیا اپیل کریں گے آپ گورنمنٹ سے اور جو مخیر حضرات ہیں؟ میرے حساب سے نمبر 1 تو یہ کہ ہمارا ہیلتھ کارڈ کی اگر جو ہے تو ان میں بھی پیشنٹ کا جو ہے اور پیشنٹ سہولیات بڑھانی چاہیے, دینی چاہیے. 50% کو 80-90 پہ لے جائیں یا فل بھی کر دیں, تو اس میں کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے, جو کہ کافی ہمیں مریضوں کی خاطر ہمیں, اور پھر دوسرا یہ کہ مخیر حضرات ہیں وہ بھی آگے ہیں. آج بالکل ٹھیک, یہ جنرل سرجری وارڈ ہے اور یہاں پر 100 کے قریب بیڈز ہیں
जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, और इसके ऊपर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए बजट की ज़्यादा की ज़रूरत है। जो महंगी चीज़ें हैं, महंगे इंजेक्शन हैं, वो मंगवाने के लिए कई मरतबा इंतज़ामिया को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंट को ज़ाहिर बात है इनकार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट दिया जा रहा था वो अब कम हो गया है, और बल्कि दिया नहीं जा रहा, और जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर भी सहूलियात को बढ़ाने की अपील करते हैं ये। जी आज बिल्कुल गुलाब देवी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का हमने आपको दौरा करवाया, और यहाँ पर जो मसाइल हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस हवाले से हमने बात की। चीफ़ एग्जीक्यूटिव गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मसाइल तो बजट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है, आपको कितनी बजट की शॉर्टेज है इस वक्त? आप मैं अगर आप मुझे मुख्तसरन कहें कि मैं इसको सम अप करूँ तो हमारे ख्याल में जब हमारे पास मरीज़ आता है तो उसको हम ट्रीटमेंट के बाद यहाँ कहीं ले आते हैं, लेकिन उसका मेरिट इतना है, और हमारा बजट इस वक्त 200 करोड़ यानी 2 अरब का हमारा बजट है, जिसमें 50 करोड़ हमें गवर्नमेंट से आते हैं। जो मिल रहे हैं आपको 50 करोड़ जो गवर्नमेंट देती है? पिछले साल से हमें नहीं मिले, तो फिर तो 150 करोड़ रह गया ना? 150 करोड़ रह गया। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हमारे जो हेल्थ केयर कार्ड के जो मरीज़ आते हैं वो पैसा चूँकि आ जाता है, इस वजह से शायद उस ग्रांट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है आपको या नहीं? हमें इसकी शदीद ज़रूरत है। अगर हमें जी हमारे जो मरीज़ होते हैं, लाखों मरीज़ हमारे पास गुलाब देवी अस्पताल में अपने इलाज के लिए आते हैं, आउट पेशेंट में भी और इनडोर में भी। गुलाब देवी अस्पताल चूँकि चैरिटी के लिए जाना और पहचाना जाता है, इसलिए यहाँ वही लोग आते हैं जो अपने इलाज को खुद से करवा नहीं सकते, उनके वसाइल इस चीज़ की। कितने खसारे में इस वक्त? हमारा ख्याल ये है कि हमें कम से कम 150 करोड़ यानी हमारा अगर इतना ही और ऐड करेंगे, जी हाँ, हम इतना पैसे और ऐड करेंगे तो हम अपने मरीजों की वो खिदमत कर सकेंगे जो खिदमत हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास विल की कमी नहीं है, हमारे पास वसाइल की कमी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो मरीज़ हमारे पास आता है और हमारी तरफ इस तरह देखता है कि हम उसका मुफ्त किसी तरह इलाज करें, और उसके पास बाकी वसाइल नहीं होते। बड़ा ऐसा है कि हमारे खुद अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों एक मेरे पास पेशेंट आया, उसका 750 रुपये ओपीडी के टेस्ट मरीज़ को कई दफ़ा खुद अफोर्ड करने पड़ते। उसका 750 रुपये का टेस्ट था। मैंने कहा आप ठीक ठाक लगते हो तो आप अपना टेस्ट खुद ने क्यों नहीं कराते थे, किसी और का हक इस्तेमाल हो जाएगा आप पे। उसने कहा कि नहीं जी, मेरे वालदा को कैंसर हो गया था, उसमें हमारी जमा पूंजी लग गई, अब बहन को मसला हो गया, मुझे वो पैसे चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैंने 750 काट के उसको 350 कर दिया कि चले हम इसमें हिस्सा डाल देते हैं। जी हम हिस्सा डाल देते हैं, 350 एक मुनासिब रकम है जिसमें आपका ये टेस्ट हो जाएगा। उसने अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले, उसमें से 300 रुपये निकले, सिर्फ 300 रुपये फूट के रोया। जी हाँ, तो आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर कुर्सी पे बैठ के उसके साथ फूट के रहूं। तो इन मरीज़ों को इलाज के लिए मेरी और आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो इसमें मेरी अपील न सिर्फ हुकूमत से है बल्कि अफराद से, और जो लोग दर्द दिल रखते हैं, वसाइल रखते हैं, इस्तात रखते हैं, उनसे ये है कि खुदारा इदारों की मदद करें। इस तरह के इदारों की मदद करेंगे तो न सिर्फ ये कि बहुत से मरीज़ ठीक हो जाएंगे और उनका हिस्सा ऐसे पड़ जाएगा कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, बल्कि वो शख्स जब ठीक होगा तो वो अपने घर के लिए सहारा बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस के बिल, ये सारे आपको जी सब जी हमें देने होते हैं। अभी तो हमें सबसे बड़ा अभी और तो बिल हैं सो हैं, हमें ऑक्सीजन का बिल हमारे को 60 और 66 लाख पे चले गए महीने के, तो महीने के। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का कितना सांस के मरीज को अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो गर्मियों के महीने उसमें 2 करोड़ से हमारा ज्यादा हो जाता है। बाकी फिर ये गवर्नमेंट ये बिल भी आपके रीपे करती है? बिल जी हमें खुद ही इकट्ठे करने पड़ते हैं, वही पैसा होता है उसको कभी बिल इधर बिल में लगाते हैं, हम सर ढकते हैं तो पैर नंगे होते हैं, पैर ढकते हैं तो सर नंगे होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारी बेहतर हो जाएं तो हमें यकीन है कि हम अपने मरीजों की बहुत बेहतर खिदमत कर सकते हैं। आज बिल्कुल ये गुलाब देवी अस्पताल है जिसका हमने आपको मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया, जहाँ पर कार्डिक वार्ड है, जनरल सर्जरी की वार्ड है, पल्मों के हवाले से यहाँ पर वार्ड जो है कायम की गई है, टीबी के हवाले से वार्ड यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ वार्ड्स भरपूर तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं, अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगेन फंड्स की कमी का सामना है। 50 एकड़ पर मुश्तमिल यह अस्पताल है जिसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात सेहत की फराहम की जा सकती हैं, लेकिन 3 अरब रुपए इस अस्पताल को फंक्शनल रहने के लिए भरपूर अंदाज में चाहिए। लेकिन अभी अस्पताल का बजट तकरीबन 150 करोड़ है और आधा बजट जो है वो खसारे के अंदर है। हुकूमत की जानिब से ये गुलाब देवी अस्पताल को फंडिंग ना होने के बराबर है।
50 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता जो बजट था उसके अंदर गुलाब देवी अस्पताल के अंदर ही वो 50 करोड़ रुपए भी इसके लिए नहीं रखे गए, जो फ्राहम नहीं किए गए। हेल्थ कार्ड जो है उसकी मद में हुकूमत सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें भी 50% इलाज की सहूलियात जो है हेल्थ कार्ड से एक मरीज़ जो है गुलाब देवी अस्पताल के अंदर जो वो ले सकता है सहूलियात, उससे ज़्यादा के अंदर जाके हेल्थ कार्ड भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं रहता है। मरीज़ों का और यहाँ पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सब का यही मुतालबा है कि हुकूमत गुलाब देवी अस्पताल को फंडिंग करे। दूसरे अस्पतालों को अरबों रुपए सालाना बजट दिया जाता है और ये चैरिटी के ऊपर, लोगों के डोनेशंस के ऊपर चलने वाला अस्पताल है। अगर गवर्नमेंट इसको 50 करोड़ से 1 अरब रुपए सालाना फराहम करे तो यहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं और गवर्नमेंट को अपने हिस्से का किरदार लाजमी तौर पर अदा करना चाहिए। चूँकि अगर एक ऐसा अस्पताल जो कि एक बड़े रकबे के ऊपर तमाम सेहत की सहूलियात के साथ फंक्शनल है, तो अगर आप 50 करोड़ या 1 अरब रुपए आपके देने से अस्पताल के अंदर इलाज की सहूलियात बेहतर होती हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो अस्पताल को सपोर्ट करे ताकि गरीब मरीज़ जो यहाँ पर आते हैं उनको इलाज मुआवजे की खातिर का सहूलियात फराहम की जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।